हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे कुछ टॉपिक बच गए हैं, उसको आज हम पूरा कर लेंगे। चलिए, तो एक बार अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो एक बार आप देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के रेट पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। तो हमने पढ़ लिया था बच्चों, कैटलिस्ट का काम क्या होता है। ये रिएक्शन के रेट को क्या करता है, चेंज करता है, यानी कि ऑल्टर कर देता है ना। रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, लेकिन अपने आप में कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट है ये दो तरह का होता है। एक हम पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिसको हम सिंपल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ये जो कैटलिस्ट होता है ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा, जिसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, तो ये जो नेगेटिव कैटलिस्ट है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, इसे इनहिबिटर भी हम कहते हैं। और ये क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, यानी कि कैटलिस्ट दो तरह के हो गए, एक जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे, एक जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेंगे। जो इंक्रीज करेंगे वो पॉजिटिव वाले कैटलिस्ट और जो डिक्रीज करेंगे वो नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ चलिए, तो हम यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे कुछ पॉइंट्स की। जैसे हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ठीक है, इससे हम शो करेंगे कि ये जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है। कैसे, एक अलग पाथ से देखो रिएक्शन, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। चलो इसको यहाँ पर समझते हैं। ये है एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। तो ये है एनर्जी और ये है रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए, हमने कहा ये हमारा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये हमारा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब बीच में इतना पार्ट हमें पता है, ये क्या है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। हमने बात करी है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अब हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, है ना। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब यहाँ पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है। ठीक है, अगर हम एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं, किसमें, इसमें एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो क्या होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा बच्चों, देखो, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी को चेंज करेगा ना तो प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज करेगा। ये क्या करेगा, रिएक्टेंट यहीं पर रहेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी भी यही रहेगी, है ना। रिएक्टेंट ये रहेगा, प्रोडक्ट ये रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, रास्ता बदल देगा, पाथ बदल देगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर पहले तो ये वाला पाथ था, ये क्या हमारा प्रीवियस पाथ। ठीक, अब जो कैटलिस्ट है ये क्या करेगा, यहाँ से पाथ चेंज करके इस तरीके से, ठीक है, पाथ चेंज करेगा। अब देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी भी वही है, प्रोडक्ट की एनर्जी भी वही है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो गया, देखो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अब ये क्या हो गई, इतनी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होगा, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी पी मान लो इसको, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम। एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होती है यानी कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये हमें पहले से पता है।
एक्टिवेशन एनर्जी कम, रिएक्शन का रेट ज्यादा। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी जो हमारा नॉर्मल पाथ था, फिर हमने क्या डाला यहाँ पर, कैटलिस्ट डाला। अब कैटलिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर रिएक्शन के पाथ को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, जिस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया। यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ क्या, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई और रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया। यानी कि ये जो कैटलिस्ट है ये किस प्रकार का कैटलिस्ट होगा, ये एक पॉजिटिव, ये जो कैटलिस्ट हमने यहाँ पर लिया है इससे हुआ क्या, इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, रिएक्शन का रेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी कि रेट इंक्रीज हुआ है, तो ये जो कैटलिस्ट हमने लिया है ये कैसा कैटलिस्ट है, ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। कैसा है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव वाले का भी एग्जांपल देख लेंगे। चलो अब एक दूसरी चीज, एग्जांपल नेगेटिव वाले का देखने से पहले एक दूसरी चीज भी देख लेते हैं। क्या यहाँ पर जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसमें भी चेंज आएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म हम जानते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म यानी कि जब कोई रिएक्शन हो रही, सपोज हम कह रहे हैं कि ए से डी बन रहा है, बीच में हो सकता है छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, है ना, हो सकता है ए से, अगर हम कह रहे हैं कोई रिएक्शन है ए से बन रहा है डी, ठीक है, तो हो सकता है अब इसके जो स्टेप्स होंगे, इसके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हो सकता है ए से पहले बी बना हो, ये पहला स्टेप, फिर बी से सी बना हो, दूसरा स्टेप, फिर सी से डी बना हो, ये है तीसरा स्टेप। तो ये क्या हो गई, इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म हो गई। क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, अब हमने कहा कि बनाया तो हमने ए से डी दोबारा, लेकिन अब इसका क्या कर लिया, पाथ चेंज कर लिया, है ना। पाथ चेंज करने का मतलब है अब पहले ए से बी बना, फिर बी से डायरेक्ट डी बन गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, पाथ चेंज हो गया। तो क्या पाथ चेंज होने से, यानी कि रास्ता चेंज होने से मैकेनिज्म चेंज हुई, हाँ मैकेनिज्म भी चेंज हुई। तो यहाँ पर देखो ये तो ये पाथ है, यहाँ पर देखो कंप्लीटली डिफरेंट पाथ है, इस वाले में और इस वाले में, दोनों में देखो, दोनों में क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट पाथ है, कंप्लीटली डिफरेंट रास्ता है। तो कंप्लीटली डिफरेंट पाथ है, इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि इस सेम रिएक्शन के लिए यहाँ पर दो डिफरेंट मैकेनिज्म होंगे, एक तो ऊपर वाले एक्टिवेशन वाला और एक यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, दो डिफरेंट मैकेनिज्म। यानी कि यहाँ से क्या पॉइंट समझ में आता है कि जो हम कैटलिस्ट डालते हैं, कैटलिस्ट से रिएक्शन का जो रेट है वो तो इंक्रीज हो रहा है अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं, तो अगर पाथ चेंज हो रहा है तो मैकेनिज्म भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं एंथैल्पी की। क्या एंथैल्पी में भी चेंज आएगा, ये अगला पॉइंट है हमारा, कि क्या जब रिएक्शन का पाथ चेंज करने से एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा। देखो पहले पहले अगर हम बात करें, ये है प्रोडक्ट, देखो ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्ट। अगर हम देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो होगी एंथैल्पी, है ना, यही क्या है हमारा डेल्टा एच, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा डेल्टा एच। ठीक, तो अगर रिएक्शन ऐसे में जाए चाहे ऐसे में जाए, रिएक्शन कैसे भी हो, जो डेल्टा एच है, चेंज इन एंथैल्पी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि देखो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी ना चेंज हो रही है। रिएक्टेंट की एनर्जी तो, रिएक्टेंट तो यहीं पर ही है, प्रोडक्ट यहीं पर ही है, तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, ये डेल्टा एच जिसको हम एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए बनाना है, तो ये आप खुद से बनाइए, नहीं होगा फिर मैं इसको बताती हूँ। ठीक है, देखो जैसे हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट के ये बनाया, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या किया, पॉजिटिव कैटलिस्ट ने रिएक्शन का रेट इंक्रीज किया, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। नेगेटिव जो हमारा कैटलिस्ट होता है जिसको हम इनहिबिटर भी बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करना या इंक्रीज करना, डिक्रीज करना उसका काम होता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन के रेट को कैसे डिक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा करके। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो आप खुद से यहाँ पर बनाइए, फिर हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं।
चलिए, तो यहाँ पर देखो ऐसे ही बनाया होगा ना आपने नेगेटिव वाला। कैसे बनाया होगा आपने? ये रहा हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इधर है हमारी एनर्जी, इधर है रिएक्शन, रिएक्शन प्रोग्रेस। अगर ये हमारी क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है इधर, ठीक। देखो तो ये क्या है हमारी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये क्या है हमारी, इतनी क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और ये है यहाँ पर, यहाँ से ये है डेल्टा एच, ठीक है, ये वाला पॉइंट है डेल्टा एच। अब हम बात करें कि यहाँ पर हमने डाला कोई पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा, जिस वजह से रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे बढ़ाएगा, देखो ये तो यहाँ पर ही रहेगा, ये क्या करेगा, इसके पाथ को इस तरीके से कर देगा, ठीक है। ठीक है, ये इसके पाथ को कुछ इस तरीके से कर देगा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, यहां से लेके पूरा यहां तक, ये क्या है पूरा एक्टिवेशन एनर्जी पी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम कह रहे हैं, ठीक है। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी पी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हमें क्या दिख रहा है, पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, इतनी थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब नेगेटिव कैटलिस्ट डाला, नेगेटिव कैटलिस्ट को क्या कहा जाता है, इनहिबिटर, इनहिबिटर को डाला, तो उस वजह से क्या हुआ, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक्टिवेशन क्या एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ने से रिएक्शन की रेट क्या हो गई, कम हो गई। जबकि पॉजिटिव वाले ने क्या किया था, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लिया था एक डिफरेंट पाथ से, इसने क्या किया, दूसरे रास्ते से इसको क्या कर दिया, और बढ़ा दिया इसके रेट को, ठीक। चलिए, सॉरी, और कम कर दिया इसके रेट को। चलिए, तो यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखने हैं, वो अब हम लिखेंगे। पहला, catalyst also changes the mechanism of reaction। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि हमने इसको तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के मैकेनिज्म को क्या करता है, चेंज करता है ना, और जो रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म को चेंज कर लेता है। देखो पहले ये वाला रास्ता था, अब ये ऊपर से होकर के जा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्शन दोनों का जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जब रास्ते अलग है तो मैकेनिज्म भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट तो ये था। सेकेंड पॉइंट है, देयर इज नो इफेक्ट इन डेल्टा एच, ठीक है। तो डेल्टा एच में यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। या हम लिख सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, यानी कि यहाँ पर एंथैल्पी पर यानी कि डेल्टा एच पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। देखो डेल्टा एच ये रहा,
पहले भी यही है, रिएक्शन का रेट बढ़ने पर भी वही है, कम होने पर भी वही है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने पर भी डेल्टा एच सेम ही रहेगा, कैटलिस्ट डालने पर, कैटलिस्ट ना डालने पर डेल्टा एच हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि डेल्टा एच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का वो जरूर चेंज होगा। ठीक है, चलिए, तो इतना पॉइंट ये हमारा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट और कैटलिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या है, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर उसको पढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ROR लिख रहे हैं शॉर्ट में, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमने चैप्टर के बीच में ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं पर पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। ठीक, रिएक्टेंट की रिएक्ट, अगर हमें कहा जाए कि रेट लिखो, देखो अब कंसंट्रेशन से फैक्टर कैसे अफेक्ट होता है ना? अगर मतलब हमें ये बताना है कि कंसंट्रेशन की वजह से जो हमारा रेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स बाद हमने ये वाला टॉपिक भी पढ़ा था कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन के रेट पर, जहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था हमने? देखो, जब हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो रेट कैसे लिखा जाएगा? K, rate is equals to K concentration to the power n, और n कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, n क्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसे कुछ ऑर्डर आएगा। ठीक, चलो इतनी बात तो हम समझ गए। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट भी तो बढ़ेगा, यानी कि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in concentration, यानी कि बच्चों कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। हम एक जनरल की बात करें, अगर हम क्या कह रहे हैं, इन जनरल हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक्सेप्ट फॉर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, except for zero order reaction, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके, क्योंकि हमने देखा है, पढ़ा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, वो डिपेंड किस पर कर रही है, अलग अलग रिएक्शंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाली रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो वो क्या होती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा जनरल हम कोई बात करें, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो सारी की सारी रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है फिजिकल स्टेट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पर कैसे, हमने क्या पढ़ा है कि रेट कैसे डिपेंड करता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है कि रेट किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतने ज्यादा रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम कह रहे हैं हमारे पास कोई रिएक्टेंट है सॉलिड में, कोई रिएक्टेंट है लिक्विड में, और कोई रिएक्टेंट है गैसेस में, तो यहाँ पर किस
उसकी वजह से रेट जो है वो ज्यादा होगा। देखो अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, आपस में ऐसे पैक्ड होते हैं ना, है ना, हिल नहीं सकते, ठीक है। जबकि हम गैस की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वो कोलाइड करने की जो उनकी पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो वो ज्यादा क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। ज्यादा कोलाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इफेक्टिव कोलिजन इन पर ज्यादा हो। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे जिस वजह से रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो ये किस पर करता है डिपेंड, गैसेस पर, ठीक है। सबसे ज्यादा किस में होता है, गैसेस में होता है, ठीक है। चलिए तो ये दो फैक्टर हो गए, ये दो फैक्टर नोट कीजिए, बाकी ये फैक्टर अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, गैसेस में क्या होता है, गैसेस में क्या होगा, देखो तो गैसेस में रेट क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे ड्यू टू ग्रेटर पॉसिबिलिटी, ड्यू टू ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनके बीच में कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा कोलाइड हो सकती है क्योंकि फ्रीली मूव करते हैं ना। सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली कहाँ मूव करते हैं, ठीक। गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि वो कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होगी, इफेक्टिव कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी भी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, है। इफेक्टिव कोलिजन अगर ज्यादा होते हैं, पॉसिबिलिटी होना यानी कि ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा केसेस होंगे तो रेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, कैसे करेगा डिपेंड, देखो पहले हमने एक वुडन ब्लॉक लिया, क्या लिया, एक ठीक, क्या लिया, एक वुडन ब्लॉक, ठीक है। इसको हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक। अब हमने मान लिया कि ये जो वुडन ब्लॉक है, ये जो लकड़ी का क्या है, एक टुकड़ा है, इसको जलने में लगते हैं 10 मिनट, ठीक है। क्या लगते हैं, 10 मिनट, किस वजह से, इसके सरफेस एरिया की वजह से। अब अगर हम इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दें, ठीक है, क्या कर दें, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को होने में, देखो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें यानी कि इस लकड़ी को तोड़ करके इसके छोटे छोटे किसमें कन्वर्ट कर दें, बुरादा होता है ना लकड़ी का, छोटे छोटे, तो इस तरीके से इसको इसमें कन्वर्ट कर दें, फिर इसको बर्न करें तो यहाँ पर इसको लगेंगे लेस देन 10 मिनट। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर था बच्चों लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया, और यहाँ पर है बच्चों मोर सरफेस एरिया। मोर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन लेट में होगी, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी, है ना, जल्दी जल्दी जलेगा। तो यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए ये है हमारा अगला पॉइंट, अगला फैक्टर, सॉरी तीसरा फैक्टर, नोट कीजिए इतना, फिर अगले फैक्टर्स पढ़ते हैं। चलिए अगला फैक्टर है टेम्परेचर, फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर।
अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पढ़ा था कहते मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमने समझा था कि रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हमने कहा कि क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलिजन करते हैं वो भी इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे जो कोलिजन कर रहे हैं तो क्या होगा, रेट भी अपने आप ही इंक्रीज होगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था। और पांचवा फैक्टर है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी हमने देख लिया कि अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, जिस वजह से रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव कैटलिस्ट है तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेगा, जिस वजह से रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक और फैक्टर है, सिक्स्थ फैक्टर, जो कि है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर बच्चों ये जो रिएक्शन का रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, कोई कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर हम बात करें H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में है, H न्यू की प्रेजेंस में। अगर हम कहें यहाँ पर Br2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दे बहुत ज्यादा और H2 की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दे और हमने यहाँ पर लाइट नहीं दी, लाइट नहीं दी, तो बिना लाइट के अगर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो ये रिएक्शन होगी। हम कंसंट्रेशन कितनी भी बनाए कितनी भी बढ़ाए बिना लाइट के ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड किस पर करे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स अगर हम बढ़ाते हैं, पहले अगर हमने 10 फोटोन दिए तो रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर हमने फोटोन्स बढ़ा दिया, अगर हमने 50 फोटोन्स कर दिए तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है, ना कि किसी कंसंट्रेशन पर। तो हम सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस एक टॉपिक हमारा रह जाता है और वो भी थोड़ा बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और कवर करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।